कुशवाहा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार की खास मॉर्निंग बुलेटिन। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, मगर खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फायरिंग पर सख्त टिप्पणी, कारतूस का पूरा हिसाब जरूरी। ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा, बातचीत पर जोर, मिडल ईस्ट पर दुनिया की नजर। सूरत में बारिश बनी आफत, जलभराव में निकली अंतिम यात्रा, नगर निगम पर उठे सवाल। नोएडा में दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी में गिरा मासूम, लापरवाही पर उठे सवाल। भारत ने रचा इतिहास, पैरा खिलाड़ियों ने जीते 7 पदक, कॉमनवेल्थ में भारत का नया रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह कार्रवाई बारामूला के शहरी क्षेत्र के फतेहगढ़ इलाके में तलाशी अभियान के दौरान की गई थी। फिलहाल गिरफ्तार आतंकी की पहचान और बरामद हथियारों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले की जांच भी जारी है। उधर कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक कर आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी व्यापक समीक्षा करने को कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर एक बड़े सैन्य हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ईरान की अपील के बाद फिलहाल इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक प्रस्तावित हमले दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान हो सकता था। उन्होंने कहा कि अब बातचीत के जरिए समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने और न्यूक्लियर हथियार कार्यक्रम आगे न बढ़ाने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल इस प्रक्रिया में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को लेकर तैयार है। उनका कहना है कि यदि समझौता सफल रहा तो अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्यवाही नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप के इन दावों पर अभी तक ईरान की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र अब इस संभावित समझौते और मिडल ईस्ट के बदलते घटनाक्रम पर बनी हुई है। देश के कई हिस्सों में मानसून का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, केरल और ओडिशा में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के छतरू इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया, जबकि एहतियात के तौर पर किश्तवाड़ा, डोडा और रामबन जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे करीब 20 मीटर तक धंस रह गया। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद यातायात वन वे कर दिया गया। केरल में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए की आगामी सहायता मंजूर की है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। स्मार्ट सिटी सूरत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने नगर निगम के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लगातार बारिश के बाद भाटेना इलाके की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सबसे भावुक कर देने वाला दृश्य तब देखने को मिला जब एक ही परिवार को अपने प्रियजन की अंतिम यात्रा भी जलभराव के बीच निकालनी पड़ी। परिजन और स्थानीय लोग घुटने तक भरे पानी में शव कंधों पर लेकर शमशान की ओर जाते दिखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस इलाके में हर साल पानी और जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। लोगों ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भारी बारिश के दौरान शहर के कई हिस्सों में बुनियादी सुविधाएं किस तरह से जवाब दे देती है और आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए देश के युवाओं की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा है और आज देश की तेज गति, स्टार्टअप क्रांति, डिजिटल नवाचार और मैन्युफैक्चरिंग के पीछे युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। सेमीकंडक्टर निर्माण से लेकर डिजिटल समाधान तक भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर देश की पहचान मजबूत कर रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा, सेवा और समान अवसर को राष्ट्र निर्माण का आधार माना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा जो कभी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, आज दुनिया के विकास को नई गति दे रहा है। भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आज भारत से बने डिजिटल सॉल्यूशंस दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश का पालन कराने की मांग को लेकर डीएमके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जबकि कर्नाटक सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दरअसल कावेरी जल समिति ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने का निर्देश दिया था, जबकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि कम बारिश और जलाशयों में घटते जल स्तर के कारण राज्य पहले अपने पेयजल की जरूरतों को प्राथमिकता देगा। इधर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सभी दलों की बैठक बुलाकर की रणनीति पर चर्चा करने का फैसला किया है। वहीं डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक को आदेश का पालन कराने की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट और दोनों राज्यों के अगले कदम पर टिकी हुई है। नीट यूजी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी एमसीसी और एमबीबीएस के अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया कोटा की पहली चरण की काउंसिल 4 अगस्त से शुरू होगी, जबकि नया शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। एमसीसी के अनुसार पहले चरण की काउंसिल 4 से 17 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसिल 24 अगस्त से, तीसरे चरण की काउंसिल 10 सितंबर और स्टे वैकेंसी राउंड 28 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। वहीं राज्य कोटा की काउंसिल भी अगस्त से अक्टूबर के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। इस बार काउंसिल प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। अपग्रेडेशन के चुनने वाले छात्रों को दोबारा फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करानी होगी। ऑनलाइन इस्तीफा देने की सुविधा भी दी गई है, जबकि एनआरआई कोटे से अभ्यर्थी अब अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। एमसीसी ने सभी मेडिकल कॉलेजों और काउंसिल एजेंसियों को तय समय सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों को भी कार्य दिवस माना जाएगा, ताकि दाखिला प्रक्रिया समय पर पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सेक्टर 123 में ट्यूबवेल के पानी की टंकी में गिरने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने गया था, तभी यह हादसा हुआ। मृतक बच्चे की पहचान फिरोज आलम उर्फ गोलू के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ सेक्टर 123 की झुग्गी बस्ती में रहता था। घटना के बाद पुलिस बच्चे को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने नोएडा प्राधिकरण और गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ट्यूबवेल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और घटना के समय वहां कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद गड्ढे खुले और पानी की टंकियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा हथियार का लाइसेंस हर्ष फायरिंग के लिए नहीं दिया जाता और हर लाइसेंसधारी के लिए खरीद और इस्तेमाल किए गए कारतूसों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जिसमें 885 कारतूसों में से 587 कारतूसों का हिसाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने लाइसेंस रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस कार्यवाही को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस एक विशेष अधिकार है, इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और कानून के दायरे में होना चाहिए। शादी, धार्मिक कार्यक्रम या किसी भी समारोह में हर्ष फायरिंग लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले को हथियारों के जिम्मेदार इस्तेमाल और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारतीय पैरा खिलाड़ियों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार भारत ने एक ही संस्करण में कुल 7 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह उपलब्धि पिछले सभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते गए कुल पदकों के बराबर है। स्कॉटलैंड में आयोजित खेलों में भारत के 28 सदस्यीय पैरा दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भी भारत ने 20 साल बाद पदक जीतकर नया इतिहास रचा। वहीं इस बार 7 पदकों के साथ भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि देश की नई पीढ़ी वैश्विक मंच पर लगातार नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अमेरिका ने अपने वीजा बॉन्ड प्रोग्राम को अब स्थायी रूप से लागू कर दिया है। नए नियम के तहत कुछ देशों के नागरिकों को अमेरिका का टूरिस्ट या बिजनेस वीजा लेने से पहले $20,000 तक का बॉन्ड जमा करना पड़ सकता है। यह व्यवस्था फिलहाल अफ्रीका के 50 देशों के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नागरिकों पर लागू होगी। राहत की बात यह है कि भारत इस सूची में शामिल नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिकों पर फिलहाल इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से अमेरिका में रुकने के मामलों को कम करना है। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था, लेकिन सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद इसे स्थायी बना दिया गया है। हालांकि इमिग्रेशन अधिकारों से जुड़े संगठनों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे वैध यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है और कानूनी इमिग्रेशन पर भी प्रभावित हो सकता है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.